और मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जी, जो सफ़र होता है कई बार कष्टप्रद होता है, लेकिन जब आप लक्ष्य प्राप्ति करते हैं तो फिर अच्छा लगता है अपना समय। तो जी। शिक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, तभी से हमने अगल बगल लोगों को पढ़ाना, मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें जब हम लोगों ने शुरू किया, हुँ, तमाम अन्य लोगों का फ़ोन आया कि भाई आपका सीट खाली है, आप एडमिशन कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चे केवल एग्ज़ाम देने जाएँगे। बड़े प्यार से उन्होंने बोला। नहीं, किसी एजेंट के माध्यम से हुआ है, और होगा तो फॉर्म मेरे सामने फाइनल होगा। उस बच्चे को एडमिशन देना है कि नहीं देना है, चलिए सब कुछ आप एसआईडी पे ले लेंगे, सब आप करेंगे, बच्चों को सर्टिफिकेट कुछ चीज़ें दे देंगे। हुँ। तो सर थोड़ा-सा ये तो सर ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो स्कीम है, हम आईटीआई वालों को पहले चुनना पड़ेगा कि हम अपने कौन-सा भी स्कीम में से कौन से ट्रेड चलाएँ। तो जी। नमस्कार, मैं हूँ अंग्रेज सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो है तो आईटीआई के पॉडकास्ट में एक ऐसे महान व्यक्तियों को ले आया हूँ मैं कि जिनके बारे में आप सुन करके आपको प्राउड होगा कि आईटीआई में ऐसे भी लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े लोगों के साथ में वो जुड़े हुए हैं। तो टाइम बिना गँवाए बनारस के हैं ये और ग्रामोदय आईटीआई, नाम सुन कर के ही ना खुशबू आ जाती है, गाँव की सुगंध आ जाती है कि शिक्षा में कुछ होगा। तो ऐसे ही अमरेश सिंह जी हैं और उनका मैं आईटीआई के इस शो में जो है तो आज स्वागत करता हूं और उनको मैं तुरंत माने मजा आएगा आज का शो देखने में और समझने में, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूं। अमरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में। आपको भी, आपके इस आईटीआई टॉक शो के सभी दर्शकों को ग्रामोदय आईटीआई परिवार की तरफ से हार्दिक अभिवादन। सर, आपके मुंह से आपकी जुबानी जानना चाहते हैं बिना समय गंवाए, कैसे आप इस आईटीआई के क्षेत्र में आए आप? अ, थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर, टाइम है, बताइए। और मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जी। जो सफ़र होता है कई बार कष्टप्रद होता है, लेकिन जब आप लक्ष्य प्राप्ति करते हैं तो फिर अच्छा लगता है अपना सफ़र बताने में। तो बेसिकली हम आईटीआई शुरू करने का ऐसा मन में कोई वो नहीं था। अगर आज से 30 साल पहले की बात करें तो परिस्थितियों ने मुझे इस आईटीआई को शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। तो मेरी प्रेरणा कहाँ रही है, मैं बताना चाहूँगा आपको और आपके सारे दर्शकों को। मैं पहले तो साइंस का विद्यार्थी था, जी। लेकिन समाज के काम में मुझे बड़ी रुचि थी। जी। तो उसको देखते हुए जो है हम सोशल वर्क के स्टूडेंट रहे और गांधीयन थॉट के स्टूडेंट रहे। लेकिन उससे पहले जब मैं 12th में था, तभी जी। मुझे लगा कि समाज में शिक्षा का अभाव है, जी। तो शिक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। तभी से हमने अगल-बगल लोगों को पढ़ाना, मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें जब हम लोगों ने शुरू किया, जी। तो 90 के दशक में जो है प्रोफ़ेसर यशपाल, जो हम लोग के बीच अब नहीं हैं, जी, तो बहुत बहुत बढ़िया। बड़े वैज्ञानिक। बहुत बड़े जी। शिक्षाविद। तो जी। उनके नेतृत्व में जो है पूरे देश में एक शिक्षा का आंदोलन शुरू हुआ था कि लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच का विकास किया जाए। वो संस्था का नाम था भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति, जिसके वो चेयरमैन थे देश में। तो उस संगठन से जुड़ कर के हम अपने वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा के आंदोलन को हम लोगों ने शुरू किया अपने टीम के साथ। उस समय हमारी क्रिकेट की टीम हुआ करती थी, लेकिन अपने सारे साथियों को लेकर के हम जो है इस काम में जुटे। तो बच्चों को ही मजा आने लगा कि यार खेल के साथ साथ हमें सम्मान भी मिल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का कारण था। तो जब हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे तो मुझे लगा कि समाज में बच्चे जो है जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस समय प्राइवेट स्कूल उतने नहीं थे, तो सरकारी स्कूलों की दशा भी बड़ी दयनीय थी, तो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंचते थे। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण समझ में आया कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है और बच्चे काम के लिए बाध्य हैं। तो हम लोगों ने बाल मजदूरी पे काम शुरू किया, तो उसमें भी हमारे एक मेंटर बने और आज दुनिया में उनका एक नाम है। और हमें फक्र है कि भारत जो है बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए भारत की अगुवाई में श्रीमान जिनको हम भाई साहब कहते हैं, कैलाश सत्यार्थी जी के जी। जी। नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, बचपन बचाओ आंदोलन। तो सन 95 में उस आंदोलन से भी जुड़ने का मौका मिला और उनका आशीर्वाद रहा, उनका मोटिवेशन रहा। तो हम बाल मजदूरी के क्षेत्र में काम करना शुरू किए। जो बच्चे कालीन में, ईंट भट्ठों में जो ज़बरदस्ती या गार्जियन के इंटरेस्ट से भी काम कर रहे थे, उन बच्चों को मोटिवेट करके वहाँ से हटा करके उनको शिक्षा की मुख्य धारा से हम लोगों ने जोड़ना शुरू किया। हम लोग का नारा था, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, आइए करें इसे हम साकार। तो इसके लिए हम अन्य संगठनों को स्कूल कॉलेज में इस मूवमेंट को खड़ा करके ले गए। तब लोग बहुत बोलते थे, कटाक्ष करते थे कि अपनी जवानी बर्बाद करके बचपन बचाने चले हो। तो लेकिन उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम मूवमेंट से जुड़े रहे
लेकिन जब हम बच्चों को छुड़ा करके शिक्षा से जोड़ते रहे, क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी। फिर था कि इनको आगे क्या करना है, क्योंकि बच्चे बहुत ही आर्थिक रूप से समृद्ध थे नहीं, नहीं सरकार का सपोर्ट था, तो इनके लिए क्या किया जाए। तो 2012 में आकर के मुझे लगा कि इन बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार क्या करे, कौन क्या करेगा, लाओ मैं ही शुरू करता हूँ। तब वहीं से था कि हम ये जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत करें, जिससे कि इन बच्चों को जो हम आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर सकें। यह एक मोटिवेशन था। बहुत बड़ा मिशन है सर। ये आपके माँ बाप का पूर्ण आशीर्वाद है कि जो आपने ऐसे सोचा सर। मैं तो सलाम करता हूँ सर। मजा आ गया। जैसे मैंने सुना था आपके बारे में, उत्तर प्रदेश के कई अफसरों से मैंने जब बात किया था, तो उन्होंने, मैं आपको सच बताऊं कि जब मैं अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से बात कर रहा था कि सर मैं उत्तर प्रदेश के, आपके नजर में हो कोई ऐसा संचालक सर कि सुनने में मजा आ जाए, तो आप बड़े, माने ऑनलाइन मीडिया के सामने मैं कह रहा हूं, मैं सर ये प्लेटफॉर्म में कह रहा हूं कि 5 आईटीआई का नाम आया, उसमें पहला आईटीआई का नाम आप उन्होंने दिया कि सर आप इनसे बात करिए, मजा आए। तो सर आपके आईटीआई में पर जानना चाहता हूं कि ट्रेड कितने हैं? सर हमारे यहाँ तो अभी केवल 2 ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। तो अभी तक, लेकिन इसके पीछे जी इसके पीछे भी थोड़ी कहानी है जी। 2012 में हमने संस्थान शुरुआत किया जी। तो आप कठिनाइयां तो बहुत आई। सबसे बड़ा समस्या था आर्थिक, कि पैसे कहाँ से आएंगे जी। तो लेकिन जो काम था पिछला ना, लोग कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। जी। तो हमने दरिया में नेकी करते जो भी किया हम लोगों ने, हमारी टीम ने, उसके लिए मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ। तो जब हमने अपनी सोच रखी कुछ ऐसा करना चाहिए, तो मेरे एक मामा जी के लड़के हैं, वो आईटीआई चलाते हैं बनारस में ही। उनसे हमने कहा कि भाई मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। तो उन्होंने भोजपुरी में कहा कि भैया तू सोचबा तो हो जाए। हमने कहा भैया पैसा कहाँ से आएगा? उन्होंने कहा केवल आप सोचेंगे तो हो जाएंगे। तो सही बताऊं, मैंने सोचा, मैंने अपने मित्रों से बताया, अपने रिश्तेदारों से बताया, अपने पिताजी से बताया। तो जमीन तो मेरे पास थी, तो लेकिन सबसे बड़ी आर्थिक संसाधन चाहिए था, तो वो सबसे बड़ी कठिनाई थी। लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि वो समस्या कैसे दूर होगी मुझे पता नहीं। जैसे राम जी जब सेतु बना रहे थे लंका जाने के लिए, तो हर जीव जंतु ने अपनी मदद की। तो मेरे आसपास रहने वाले जितने लोग थे, मेरे रिश्तेदार थे, तो उधार के तौर पे ही जिसका जो सामर्थ्य था सबने दिया। यहाँ लोग 50,000 किसी को नहीं देते, मुझे 50 लाख से अधिक रुपया मुझे मिला। लोग गाली देकर पैसे देते गए, लोग कैसे नहीं। तो मैंने ये खड़ा किया है और इसमें बहुत सुनने में मजा आएगा यार, बहुत सीखने को मिलेगा। सर अब तक कितने लड़कों को आप जो है तो प्रशिक्षण दे चुके? सर देखिए 2012 से बनाना शुरू किया, 12 को आज हम 10-12 में बैठे हैं। 12 को एक सनक सवार हुआ कि इसकी स्थापना की जाए। शुरुआत किया, मेरे पिताजी ने फावड़ा चलाया न्यू के लिए। तो शुरुआत किया 2013 में, लगा कि मान्यता मिलेगी, लेकिन क्योंकि पूरा पैसा नहीं था, तैयारी धीमी थी, तो 2014 में मैंने अप्लाई किया। और बड़ी खुशी की बात थी कि एक पैसा नहीं लगा मुझे कहीं रिश्वत मेरा, QCI थी। अच्छे लोगों के साथ कई साथियों ने कहा कि आपने बड़ा लेट कर दिया, आईटीआई खोलने में आपको मान्यता नहीं मिलेगी क्योंकि सिस्टम बदल गया है। हमने कहा सर सिस्टम का तो एक दायरा होता है, लेकिन जहाँ सिस्टम नहीं है तो वहाँ हमारा पार नहीं चलेगा। अगर नियम है तो नियम पूरा कर लेंगे, लेकिन नियम से हट के कुछ होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो 2014 में जब फर्स्ट टाइम अप्लाई हुआ, तो इलेक्ट्रीशियन फिटर दोनों ट्रेड के लिए अप्लाई हुआ। लेकिन मेरे इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप में, मेरा वर्कशॉप थोड़ा सा एल शेप था, 1 फीट से थोड़ा सा। तो मेरे एसेसर ने कहा कि भाई साहब आप ये दीवार हटा दीजिए तो हम कंसीडर कर लेंगे। हमने कहा सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे, सब कर रहे हो, अभी तो हो नहीं पाएगा, मजबूत दीवार है। तो उसकी वजह से 2014 में मुझे फिटर ट्रेड मिला और 2015 में जाके मुझे इलेक्ट्रीशियन मिला। तो मैंने कहीं मैंने ना ऑफर किया, ना मेरे से किसी ने हिम्मत किया। तो कंप्रोमाइज कर सकते थे, कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने बोला था कि सीखने को बहुत मिलेगा आईटीआई वालों को, जो खास तौर से भी और बोल रहे हैं। सर आपके यहाँ मैं एक, आप लोग डेटा बनाते हैं प्लेसमेंट का, ये तो डीजीटी का नियम भी है। अब तक कितने लड़कों को आपने प्लेस करवा दिया होगा और किस किस बड़ी बड़ी कंपनी में? सर एक चीज और बताएं पहले कि 2014 से मान्यता मिली,
तो पहले मुझे केवल 63 बच्चों की मात्रा मिली 3 यूनिट की। हम्म तो मुझे लगा आपको मान्यता मिल गई, अब तो बच्चे मिलेंगे। हम्म लेकिन समस्या शुरू हो गई वहीं से, एडमिशन को लेकर के। हम्म मुझे मान्यता लास्ट में 8 सितंबर 2014 को मिली थी। ऑलमोस्ट सबकी और लोगों का एडमिशन हो चुका था, मुझे बाद में मिला। तो मुझे केवल 20 दिन का मौका मिला एडमिशन के लिए। मात्र 8 बच्चों का एडमिशन कर पाया था, क्योंकि मेरा पैरामीटर यही था कि पहले हम अपने बच्चों को लेंगे, भले पैसा उनसे नहीं लेंगे जो जरूरतमंद है, प्लस उन्हीं को लेंगे जो मेरे यहाँ पढ़ाई करेंगे, जो ट्रेनिंग के लिए आएंगे। बाकी को मैं रिफ्यूज करता चला गया। तमाम अन्य लोगों का फोन आया कि भाई आपके यहाँ सीट खाली है, आप एडमिशन कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चे केवल एग्जाम देने जाएंगे। बड़े प्यार से उन्होंने बोला। हमने कहा सर यही तो दिक्कत है, अगर मैं उन बच्चों का एडमिशन कर लूंगा तो हमारे कॉलेज पे आएगा कौन, मुझे जानेगा कौन? 2 साल बाद घूम के मैं फिर आपके पास आऊंगा कि आप मुझे एडमिशन दे दीजिए। तो मैं डिग्री बेचने की कोई एजेंसी तो लिया नहीं हूँ डीजीटी से, मैंने ट्रेनिंग के लिए लिया है ना सर। मेरा मकसद यही था, आईटीआई। आईटीआई मीन्स इंटेलेक्चुअल ट्रेंड इंडिपेंडेंट। इंटेलेक्चुअल ट्रेंड हो और इंडिपेंडेंट हो, यही मैं सोच के आईटीआई मैंने खड़ा किया था। तो आपने पूछा कि मैं कितने बच्चों को अब तक प्लेस किया हूँ। मैं शुरू से बोलता था कि आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करना बेटा, सब कुछ वापस आएगा, समय वापस नहीं आएगा। और जितने लोग आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहीं डिग्री लेके नहीं गए थे। तो मैं बच्चों को पहले यही बोलता हूँ, आप आइए, ट्रेंड होइए, मॉरल आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, नैतिक रूप से आपके रीढ़ की हड्डी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप लाइफ में सरवाइव कर पाओगे। अदरवाइज डिग्री से कुछ नहीं होता है। तो सर आज तक मेरी सीट कभी फुल नहीं हुई सर, क्योंकि मेरे क्राइटेरिया ऐसा है, क्योंकि मैं कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, ये तो मैं जानता हूँ आपके बारे में, सुना हूँ। मुझे कहते हैं जी जी, सीट भरे ना भरे बिजनेस हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद शिक्षा है। जी जी, मैं उन्हीं बच्चों का एडमिशन दूंगा जी। तो सर अब तक मैं इस बैच को छोड़ दूं तो 350 बच्चों को मैंने कभी ट्रेन किया होगा बस, ठीक है जी। और मैं बेबाकी से बोलूंगा, मुझे आंकड़ेबाजी में नहीं जाना है, मेरे 5 या 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में आए हैं। अच्छा मात्र जी, मात्र, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रेलवे में है और पुलिस में है। और गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे तो करीब 50 बच्चे हैं। जैसे बार जी, एचसीएल परमानेंट नौकरी नहीं दे रही है सर, वो कॉन्ट्रेक्चुअल दे रही है। तो मैं कहने के लिए सरकारी नहीं बोलूंगा, मुझे अपना पेट नहीं थपथपाना, क्योंकि बच्चे मेरे साथ हैं, वो संतुष्ट हैं। और प्राइवेट में भी हैं, मारुति में है, यामाहा में है, टाटा मोटर में है। तो मेरे बच्चे अपने से प्लेस होते हैं सर, मुझे अपने से कम बच्चों को प्लेसमेंट कराना पड़ता है। मेरे बच्चे अपने से करके आते हैं, मुझे मिठाई खिलाते हैं, तो मुझे ये खुशी होती है। बहुत बहुत बड़ी बात। तो सर ये आईटीआई के अलावा भी कुछ ऐसे कंपटीशन या बच्चों को तैयार करने में क्या आप ऐसी अपनी वो डालते हैं कि बच्चे स्वयं प्लेसमेंट हो जाते हैं? कुछ बता दीजिए औरों के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे और साथी आईटीआई वाले जानते होंगे, अगर सीधे संचालक अगर बच्चों से इंटरेक्ट होते होंगे, हमारे यहाँ जितना भी एडमिशन होता है सीधे मेरे सामने होता है। एक भी एडमिशन आज तक 10 साल में कॉलेज के बाहर नहीं हुआ, नहीं किसी एजेंट के माध्यम से हुआ है, और होगा तो फॉर्म मेरे सामने फाइनल होगा, उस बच्चे को एडमिशन देना है कि नहीं देना है। ठीक है सर। तो एक छोटा सा टेस्ट होता है, केवल सारे लोग अपना फॉर्म फिल कराते होंगे, डेट ऑफ बर्थ निकालने का, कि 1 अगस्त जैसे 2024 बीता ना, तो आप एडमिशन ले रहे हैं तो 1 अगस्त 2024 की आपकी आयु क्या है। तो ये बहुत से बच्चे, कितने बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, डिप्लोमा करके आते हैं, 90% बच्चे नहीं निकाल पाते। तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, ये जो बच्चे आते हैं आईटीआई में ना, ये पढ़ाई में बहुत ही औसत होते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑड हों, और इन बच्चों के साथ मुझे फिलिंग द ब्लैंक करना पड़ता है, रिक्त स्थान की पूर्ति। जो उनकी एकेडमिक कैरियर में जो उनको नॉलेज नहीं मिला है, पहले तो उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनका विज्ञान हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, तब उसके बाद उनको हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी के लिए मोटिवेट करते हैं कि बेटा पहले तुम अपने इन कमियों को पूरा करो।
तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अलग से कोई बहुत बड़ा कोर्स तो नहीं चलाते। हम अपने ट्रेनिंग के दौरान हम इन बच्चों को अपने टीचर के माध्यम से और मैं स्वयं लग करके इनकी जो कमियां हैं, इनकी जो लिखने पढ़ने के तरीके हैं, इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, उसको मैं दुरुस्त करता हूँ ताकि ये बच्चे अच्छे से काबिल बन सकें। यही तो मेन चीज है, यही जी। तो सीखना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए। सर अभी जो एसआईडी जी। पोर्टल आया है ना, इस पर जी। जो पहले जो है तो निम्मी का पोर्टल था, एनसीबीटी का पोर्टल था, एमआईएस का था, एसआईडी पोर्टल आया है। इसके बारे में कुछ सर दो चार शब्द अगर आप बोल पाएं सर कि कैसा है पोर्टल, कि क्या सुधार होना चाहिए, या डीजीटी को आपने बहुत अच्छी चीज पूछा है सवाल। सर देखिए, डीजीपी तो हम लोग का गार्जियन है सर ना, जी वही हम लोग का नीति निर्धारण लोग और लोग करते हैं, नीति आयोग करता है, लेकिन डीजीटी उसको पालन कराने का काम करता है। जी तो डीजीटी हम लोग का गार्जियन है, माई बाप है। जी हम उससे अपेक्षा करते हैं कि जब वो कोई पोर्टल बनाते हैं जी तो हमें प्रॉपर इंटीमेशन होना चाहिए, हमें मान्यता मिलती है, समय समय पे मार्गदर्शन गाइडलाइन मिलता है, जी लेकिन हाउ टू इम्प्लीमेंट उसके लिए हमें ट्रेन करना जरूरी है। तो हमारे नोडल लेवल पे ही कहीं भी उनका एक एक्सपर्ट बंदा है, हम सबको सिखाए, तो ये पोर्टल तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन में जो सेंट्रलाइज उन्होंने किया है ना, बच्चों को सबको सब कर रहे हैं, आईटीआई के हाथ से बहुत कुछ निकल रही है। निकलने का मतलब आईटीआई का भी हस्तक्षेप होना चाहिए ना, क्योंकि बच्चे हमारे माध्यम से जा रहे हैं, तो उसमें हमारी भी चीजों को सुनना चाहिए। सब कुछ आप एसआईडी पे ले लेंगे, सब आप करेंगे, बच्चों को सर्टिफिकेट कुछ चीजें दे देंगे, तो सर थोड़ा सा ये अच्छा नहीं है, हम लोग का इम्पोर्टेंस खत्म हो रहा है। अच्छा, इसी हम में लोग का महत्व, जो आपने बोला सर, इसी में एक चीज और आ गई कि जो बच्चों को डायरेक्ट सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है ये आईटीआई के ऊपर सर? सर बहुत इफेक्ट है। बच्चा जब प्रवेश लेने आता है तो उसके बाद जब यहाँ से प्रवेश तो लिया, आगे फॉर्म भरा, फॉर्म हमने भरवाया, उसको रसीद दी, उसके बाद जब जाता है तो उसकी दीक्षा के तौर पे तो उसको सर तो वही है ना, शिक्षा दीक्षा, एक डिग्री, जी वो भी हमारे हाथ से चली गई है। हम लोग को कहा जाता है कि आप विश्वकर्मा पूजा वाले दिन 17 सितंबर को, और उसी दिन संजोग से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हैप्पी बर्थडे है, उस दिन आप जो है कन्वोकेशन कीजिए। करते तो हैं सर, जी लेकिन रस्म अदायगी है, तो बच्चे आते नहीं क्योंकि उनको पता है पोर्टल से मिल जाएगा। तो वो जो प्राउड फील करने की जगह है ना, वो खत्म हो रही है। हम बच्चों को बुला के क्या करें? हाँ, एक गुरु की मर्यादा खत्म हो रही है। माने एक शिक्षक चाहता है कि उसके हाथ से उसका लड़का जो है ना इनाम ले, उसकी सील लगे, मोहर लगे और वो ले, वो प्राउड वाला जो आना चाहिए ना, वो डीजीटी ने छीना है। ये एक यही बोला था मैंने कि एक्सपीरियंस बोलता है साहब, बोलता है। बच्चों को अप्रिशिएट कर सके, देखो इस बच्चे ने मेहनत किया, ये बच्चा का ये पोजीशन है, इसके ये मार्क्स हैं, तो ये थोड़ा सा हम लोग को फिर कोई मतलब नहीं है, तो फॉर्मेलिटी है कॉन्वोकेशन फिर सर, यही है सर। थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशन रहती है हमारे पास अभी। सबने बोला सर थोड़ा सा छोटा करिएगा वीडियो, छोटे छोटे करिए, बहुत ज्यादा बड़े ना करिए। सर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में ये क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? आईटीआई पर इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? सर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये 2015 चल रहा है, आईटीआई वाले तो अब जोड़ रहे हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है सर, मैं कहूँगा। इसके बारे में तमाम तरह की चर्चाएं हैं, और कौशल विकास तो सबसे पहले जरूरी है कि आईटीआई वाले अपने खुद का कौशल विकास करें कि ये प्रधानमंत्री कौशल विकास को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। ये बहुत जरूरी चीज, इसको हम केवल आय अर्जन का साधन ना समझें सर, ये वैल्यू एडिशन है। हमारे यहाँ 2 साल के कोर्सेस हैं, और मैं ये कहता हूँ बच्चों से, मैंने अभी पीछे नहीं बता पाया, हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं हम कहते बेटा आपकी ये डिग्री, इसको हल्का फुल्का मत समझिए, आप इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट कोर्स करने जा रहे हैं, ये इंजीनियरिंग की पहली सीढ़ी है, क्या आपको पता था? नहीं पता होता है। तो सर ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो स्कीम्स हैं, हम आईटीआई वालों को पहले चुनना पड़ेगा कि हम अपने कौन कौन सी स्कीम में से कौन से ट्रेड चलाएं। जरूरी नहीं कि हमारे पास जो वो करें, हम वैल्यू एडिशन करें, ताकि एक कहावत है सर ना गाँव में, सोने पे सुहागा। अगर हम बच्चों को अच्छे से ट्रेन करते हैं अपने उसके मूल ट्रेड में, उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 3 महीने 4 महीने के जो कि निःशुल्क है, उन बच्चों को हम जब ट्रेनिंग देंगे किसी अन्य एक्सपर्टाइज में, तो ये सोने पे सुहागा होगा, और हमारा बच्चा
उनकी प्रोफाइल बढ़ जाएगी कि उन्होंने इसके साथ ये सीखा, टाइम भी बच जाएगा। एग्जैक्ट। जी जी। वो जंप करेगा, ऊपर जंप करेगा। हम्म। तो ये बहुत सुनहरा मौका है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, शुरुआत है तो बंद नहीं होनी चाहिए। अच्छे आईटीआई को अच्छे ट्रेड देने चाहिए, मेरा ये मानना है, और इससे कोई नुकसान आपसे नहीं। सर बात करके बहुत सीखने का मौका मिला। मेरा टाइम का थोड़ी सी वो है, आपको दोबारा बुलाऊंगा मैं पूरी चीजें पूछूंगा। अब जाते जाते सर थोड़ा सा आईटीआई संचालक के बारे में बोल जाइए कि अपनी आईटीआई को कैसे चलाएं। सर, संचालक के साथ साथ मैं उससे पहले मैं डीजीटी से एक आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा सर। जी मैंने कहा ना कि जैसे मैं अपने बच्चे का पिता हूँ, तो उसके प्रति मेरी जवाबदारी है कि मैं उसकी अच्छे से पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा करके मैं एक अच्छा पुत्र बनाऊं जो मुझे सपोर्ट करे, प्लस एक देश का अच्छा नागरिक बने। उसी तरीके से डीजीटी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आईटीआई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको कि वो देख रेख करते हैं, हमारे गार्जियन है डीजीटी, कुछ चीज़ें सुधार करें। जैसे सर अभी ये डीएसटी का जो हम लोग के ऊपर लागू हुआ है ना, डीएसटी, जी। इसका थोड़ा सरलीकरण करें। डीजीटी अपनी, जी, हमारे डीजीटी के जो डायरेक्टर सर हैं, महानिदेशक, वो हमारे कलेक्टर लोग को सीधे गाइडलाइन दें कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमसे टाई अप करें। हम जाते हैं तो हमें भगा दिया जाता, वो नहीं कंसीडर करते हैं। हाँ, वो टाई अप इसको करें। थोड़ा कि वो टाई अप करें, उनके लिए मैंडेटरी है कि भाई आप इस आईटीआई को आपके क्षेत्र में इनको करिए, इनके लिए जरूरी है। और ये बच्चे जब डीएसटी मोड में वहां जाएं, सीखें, तो कुछ उनको वहां मिले भी, लर्न विद अर्न, तब उनका भी इंटरेस्ट होगा कि हम इस आईटीआई के माध्यम से वहां गए, कुछ सीखे, कुछ स्टाइपेंड भी मिला। एक ये चीज। दूसरे सर, ये मैं कहना चाहूंगा कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। हम आईटीआई को अब बोर्ड, मतलब एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा तो है ही है, प्लस हमारे बच्चों को एक एकेडमिक भी वो मिले। जैसे होता है ना यूपी में और जगह पे कि आप एक लैंग्वेज का पेपर देंगे तो आप 12th के बराबर होंगे। अब तो हाई स्कूल हटा के 10th 12th बोर्ड हो गया। तो हमें भी ऐसा करें कि हमें कुछ लैंग्वेज पढ़ाने का मौका दें, प्लस हमारे यहाँ जो बच्चा सर्टिफाइड हो, वो बच्चा ग्रेजुएशन में जाए, उसको किसी और चीज़ का रोक टोक ना हो सके। और दूसरे, आपके माध्यम से यूपी सरकार से मैं मांग करूंगा, हमारे यहाँ जैसा अभी बिहार में है सर, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चल रहा है। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ स्कॉलरशिप मिलती है, रिइंबर्समेंट होता है। तो अभी आईटीआई में एक लॉक लगा दिया गया, हाई स्कूल करने के 6 साल के अंदर अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप रिइंबर्समेंट मिलेगा, अदरवाइज आप नहीं भर सकते। तो आपके माध्यम से एक मेरा अनुरोध है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इस लॉक को हटा दें। एक ये है। और दूसरे, आपने कहा आईटीआई संचालकों को, मैं यही कहूँगा सर, आईटीआई चलाना या शिक्षा के क्षेत्र में काम करना सर व्यापार नहीं है। हमारा सरोकार भी सर, सीमा पे जो हमारे जवान हैं केवल वही देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं। हम शहर के अंदर, गाँव के अंदर रह के अपना काम करते हुए कि देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं, ये सोच होनी चाहिए। इस सोच के साथ आगे बढ़िए और बच्चों को वेलकम कीजिए, उनको वेल ट्रेन कीजिए। उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है नैतिकता, द मॉरलिटी, मॉरल ग्राउंड पे उनको लाइए। बच्चे तो इसको पढ़ाई मानते नहीं, गार्जियन पढ़ाई मानते नहीं। सर फोन आता है कि सर आईटीआई में एडमिशन था, हमके सर बच्चा क्या करता है, सर कुछ कर नहीं रहा है, सोच रहा हूँ आईटीआई करा दूँ। तो कई बार गार्जियन से मेरी जो है तर्क वितर्क हो जाता है, सर ये इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है, कोर्स है, आप कहते हैं पढ़ाई नहीं तो इसको आईटीआई करा दो। तो इस सोच को बदलनी पड़ेगी। इस सोच को बदलने के लिए समाज में सबसे पहले हमारे आईटीआई संचालक कॉलेज वालों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इसको व्यापार मत समझिए। व्यापार कई तरह के हैं, लेकिन जब सरोकार समझेंगे और साथ साथ व्यापार होगा तो आपको मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, तब जो मजा आएगा सर ना, तो फिर तो अलग पैसा कमा, पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है सर। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम क्या फेम कमाएं। तो आज हमारे कॉलेज में सीट फुल नहीं होती सर, पैसे नहीं हैं। जो 2014-12 के कर्ज थे वो अभी भी हैं, कोई मांगता नहीं है, मैं धीरे धीरे दे रहा हूँ, लेकिन जो सम्मान पहले था वही आज भी है। मैं यही चाहूँगा, अपने सारे संचालक महोदय से अनुरोध करूँगा, इसको ऐसा करिए कि कहीं मैं बताऊँ कि हम आईटीआई चलाते हैं तो लोग फक्र करें, गलत ना सोचें। भाई डीजीटी के अधिकारियों को मैं ये भेजता हूं और भेजूंगा भी। आज डीजीटी के मिथ्या टूट जाएगी कि आईटीआई के बहुत सारे जो संचालक हैं जो कहते हैं ना कि ये बिजनेस के लिए आईटीआई चला रहे हैं, फर्जी आईटीआई चला रहे हैं। तो आज ये ग्रामोदय आईटीआई के
डायरेक्टर ने यह साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है, अभी भी कर्जे में हैं और इनके यहाँ सीट नहीं फुल होती है, ये डंके की चोट पे कह रहे हैं। सोचिएगा जो आईटीआई वाले आज देख रहे हैं, जो इस कार्यक्रम को देखेंगे, तो सोचिएगा शायद आज आपको रात को नींद ना आए कि अपने देश में ऐसे भी क्रांतिकारी हैं, अभी भी भगत सिंह हैं, अभी भी चंद्रशेखर आजाद हैं, जो अपने लिए नहीं देश और समाज के लिए सोचते हैं। और ये सोच आज छोड़े जाता हूं आप लोगों के। जय हिंद, जय भारत।